मॉर्निंग। आर.के. विज्ञान पीजी कॉलेज कालावाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम गांधीवादी युग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उदारवादी युग जो नरमपंथी युग था, उसके बाद में हम उग्रवादी विचारधारा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, उनके कारणों के बारे में हमने चर्चा की। तो निश्चित तौर पर जो 1885 से 1947 का जो काल था, उसमें उसको 3 खंडों में बांटा। उस 3 खंडों में बांटने के बाद में सबसे पहले नरम दल के नेता, जिनको हम उदारवादी नेताओं के नाम से भी जाना जाता है, और जो उदारवादी नेता अंग्रेजों में विश्वास रखते थे, अंग्रेजों को एक वरदान के रूप में, शासन व्यवस्था को वरदान के रूप में देखा करते थे। उसी कड़ी में जब उदारवादियों की जो साधन थे देश को आजाद कराने में, उनकी जो साधन उग्रवादियों ने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, और उन्होंने जो सक्रिय साधनों का प्रयोग न करके निष्क्रिय साधनों का प्रयोग किया, जैसे याचिकाएं, प्रार्थना पत्र और मौखिक रूप से, लेकिन उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकला। और निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिखने के बाद में जो उग्रवादी थे, जो गर्मपंथी थे, उन्होंने एक नई विचारधारा बनवाई, नई विचारधारा दी, उसको उग्रवादी विचारधारा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। उसके जो मुखिया थे लाल बाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भारत देश को आजाद कराने के लिए, भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना पुरजोर कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, उनका विरोध किया। उन्होंने भारत को आजाद ही नहीं करवाया, भारत में राष्ट्रीयवाद के बीज भी बोए, और हर देश, हर व्यक्ति के मध्य एक ऐसी भावना डाली उनके मन में, जिससे कि भारत जल्दी से ही अंग्रेजों की जो 200 सालों से गुलामी सहन कर रहा था, उससे मुक्त हो जाए। तो उसके बाद में जो 1920 से 1947 का जो काल था, उसको हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। और निश्चित तौर पर एक बार आप देखिए, गांधीवादी युग 1920 से 1947 तक चला। इसको राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण क्या है? तो वो गांधीवादी युग है। इस युग में अनेक विचारधाराएं, आंदोलन पनपे, दलितों का आंदोलन के बाद में वामपंथी आंदोलन, क्रांतिकारियों का आंदोलन, लेकिन इनकी प्रमुखता कम थी। लेकिन जो गांधीवादी विचारधारा थी वो सर्वोपरि थी। तो निश्चित तौर पर सबसे शक्तिशाली विचारधारा कौन सी बनती? गांधीवादी विचारधारा। तो गांधीवादी विचारधारा को पनपाने में जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे उन्होंने हाई एजुकेशन किया, 1883 में कानून का अध्ययन किया। 1883 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में अध्ययन कानून की विद्या अर्जित करने के बाद में पूरे 1893 में भारत को लौट आए। जब भारत लौटने के बाद में 1893 से 1914 तक, 1891 में वो लौटे, पुनः 1901 में स्वदेश पुनः लौटे। लेकिन इससे पहले 1893 से 1914 तक वो साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, जहां पर रंगभेदी नीतियां, क्रियानीति, भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, उनको मिटाने के लिए उन्होंने 1893 से 1914 तक दक्षिणी अफ्रीका में जातीय संघर्ष किया, और उसकी महात्मा गांधी को भी जयंती मिली। 20 वर्ष तक वहां पर उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन 20 वर्ष के बाद में
काफी नाजुक थी। जब नाजुक होने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि जो साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी, समानता नहीं मिल पा रही थी, इसको हम समाप्त करें। इसके लिए उन्होंने रंगभेद की नीति का पुरजोर कोशिश किया और भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे उसका भी विरोध किया। तो निश्चित तौर पर 1915 से 1915 में पुणे भारत आ गए और 1948 तक भारत में स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमने पुरजोर कोशिश की। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं जो गांधीवादियों का बहुत ही अच्छा किया, भारत देश को आजाद कराने में उनकी अहम रोल था। निश्चित तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो गुलाम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, उपनिवेशवाद स्थापित कर रखे थे, उनको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अपना भरसक प्रयास किया, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो। लेकिन गांधी जी के जो साधन थे, अहिंसात्मक साधनों का अपनाना, सत्याग्रह पर अडिग रहना। तो निश्चित तौर पर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे लोग आंदोलन क्रियान्वित किया। ऐसे लोग आंदोलन के कारण क्या है वो देखते हैं। इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि 1915 जब भारत में आए गांधी जी और भारत को आजाद कराने में उनका अहम रोल था। निश्चित तौर पर जब भारत अंग्रेजों के अधीनस्थ हुए तो उस समय गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी थे। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे और भारतीयों का अधिक शोषण हो रहा था और जब कोई सकारात्मक पहलू नहीं निकल पा रहा था, उसी स्थिति में गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी हो गए। तो वही कारण था, जब सहयोगी से असहयोगी होने के कारण हम ये कह सकते हैं 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्रियान्वित किए। उसके कारण निम्नलिखित हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो असहयोग आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन 10 मार्च 1920 में प्रारंभ किया। लेकिन इससे पहले गांधी जी अंग्रेजों के क्या थे? सहयोगी थे। लेकिन धीरे धीरे वह असहयोगी बन गए। दूसरा आता है गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी किस प्रकार बने? तो हम ये कह सकते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था आर्थिक संकट में भारतीयों की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी। भारतीयों की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी। महंगाई चरम बिंदु पर पहुंच गई थी। मुद्रास्फीति का प्रसार हो चुका था। भारतीय जो मुद्रा थी उस मुद्रा का जो पैसे में कमी आ गई थी, मुद्रा का प्रसार हो रहा था, कीमतें बढ़ चुकी थी। लेकिन वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा था। हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन और यहाँ के जो कारखाने हैं वो चौपट हो चुके थे। इस वजह से मजदूर और आम जनता अनावश्यक परेशान हो रही थी। भुखमरी की स्थिति फैल चुकी थी। तो निश्चित तौर पर गांधी जी ने ये ठाना कि एक सकारात्मक पक्ष या सकारात्मक पहलू को लेकर हम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। और जब बगावत करेंगे तो निश्चित तौर पर अंग्रेजों के द्वारा जो अनाप शनाप खर्चा किया जा रहा है वो खर्चे को कम करके भारतीय जनता को, भारतीय जो लोग हैं उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और असहयोग आंदोलन का एक कारण बन गया। तो हम ये कह सकते हैं आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति का प्रसार हो चुका था। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि रोलर डेट भारतीय को किसी भी वाहन ने 2 वर्ष तक रोलर डेट था। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो शासन व्यवस्था, जो नियम वगैरह बनाए गए, इस रोलर डेट के खिलाफ भारतीयों में तीव्र आक्रोश हुआ और उसमें यह कहा गया कि बिना किसी कारण से भारतीयों को नजरबंद कर दिया जाना। कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ना वकील, ना दलील, ना कोई अपील। इसमें
रॉलेट एक्ट में यह था, ना वकील, यहाँ पे लिख लेते हैं, ना वकील, ना दलील, ना वकील, ना दलील, ना किसी प्रकार की कोई सुनवाई। इसमें ना वकील होता था, ना दलील होती थी, ना कोई अपील होती थी, ना कोई अपील। ये 3 कारण थे और हर व्यक्ति को वकील की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई दलील की जरूरत पड़ी, ना कोई अपील की। बिना सूचना के भारतीयों को नजरबंद कर लिया जाता था और हिरासत में डाल दिया जाता था तथा जेल में बंदी बना लिया जाता था। इसका विरोध भारतीयों ने किया और गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन क्रियान्वित करके इसके बीच प्रफुल्लित हुए। निश्चित तौर पर रॉलेट एक्ट भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बना। इसी तरीके हम कह सकते हैं हंटर रिपोर्ट, वाकई जो वायसराय, इंग्लैंड के जो वायसराय थे, वह इसकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे पहले सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक जुलूस निकाला जा रहा था पंजाब के अमृतसर शहर में और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब वहां के जो वायसराय जनरल डायर थे, उन्होंने भारतीय जो मानवीय जनता थी उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और काफी लोग बेघर हो गए, अपंग हो गए। और निश्चित तौर पर उसकी काफी भर्त्सना की गई, उसकी काफी निंदा की गई। पर जब निंदा की गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता आक्रोश की ज्वाला भड़क चुकी थी, आक्रोश आ चुका था। तो उन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश की। तो उन्होंने अंग्रेज सरकार ने एक रिपोर्ट एक वायसराय को भेजा, वो हंटर नाम का एक व्यक्ति था और हंटर ने एक रिपोर्ट पेश की वहां की जो शासन व्यवस्था थी जलियांवाला हत्याकांड पर। लेकिन जब हंटर रिपोर्ट इंग्लैंड में भेजी गई तो उसमें जनरल डायर की प्रशंसा की और जब प्रशंसा की तो निश्चित तौर पर भारतीय लोग उससे आक्रोश हो गए और ऐसे लोग आंदोलन के उसके कारण बन गए। तो हम ये कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी भारतीयों के लिए हितकारी नहीं थी और जब हितकारी थी तो निश्चित तौर पर भारतीयों ने उसका विरोध किया और ऐसे लोग आंदोलन का कारण बना। सैनिक शासन, जब कई सैनिक अधिकारियों ने 15 अप्रैल को पंजाब के सैनिक अधिकारियों ने पंजाब के 5 शहरों पर सैनिक शासन लागू कर दिया गया और वहां के जो लोग थे 5 राज्यों में वहां की जनता को अनावश्यक परेशान किया या अनावश्यक परेशान किया। तो गांधी जी एकजुट होकर असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया और वो निर्णय 10 अप्रैल 1920 में लिया गया। तो हम ये कह सकते हैं असहयोग आंदोलन की यही बात है, आर्थिक संकट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और हंटर रिपोर्ट और सैनिक शासन, इनसे भारतीय जनता दुखी होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया। लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा तरीके के माध्यम से चालू रखना चाहते थे, लेकिन चोरी कांड हुआ, वहां पर कुछ पुलिस जो सैनिक थे उनको और एक थानेदार को जला दिया गया। उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को पुनः स्थगित कर दिया। तो ये कहा जाता है कि इतिहास में ये घटना थी, सबसे दुखद घटना थी। अगर गांधी जी उस दिन असहयोग आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो भारत देश 1920 में ही 1922 में आजाद हो जाता। तो प्यारे बच्चों, आपको ये असहयोग आंदोलन के कारण अच्छी तरह याद रखना है। उसमें जो रॉलेट एक्ट था उसमें ये था, ना वकील होगा, ना कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगी, बिना कारण बताए भारतीयों को हिरासत में लेना, ये असहयोग आंदोलन के कारण है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अमृतसर कांग्रेस दिसंबर 1919 में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और उस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेसों की कटु आलोचना की गई। जब कटु आलोचना की गई तो निश्चित
कांग्रेस अधिवेशन था उसके बाद में खिलाफत की समस्या थी। प्रथम खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन ये था, जो टर्की के जो मुसलमान थे कमाल पाशा और उनका जो खलीफा था वो उन खलीफा को भारतीय लोग भी मानते थे। तो निश्चित तौर पर टर्की ने इंग्लैंड का साथ ना देकर जर्मनी का साथ दिया। तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को ये आश्वासन दिया कि ये टर्की के मुसलमान अगर भारतीयों इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में अगर साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर हम तुर्की के जो खलीफा मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन भारतीयों ने और जो टर्की के मुसलमान थे, टर्की की जो जनता थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जो वादा किया उसको वादे को अंग्रेज नहीं निभाए। तो निश्चित तौर पर एक खिलाफत की समस्या हुई। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं गांधी जी तथा खिलाफत। और जब गांधी जी ने इस मौके का फायदा उठाया कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर एक ऐसी विचारधारा बन पाए जिसके माध्यम से अंग्रेजों को उखाड़ फेंके, तो निश्चित तौर पर ऐसे आंदोलन के कारण उसकी प्रगति ये देखते हैं। उसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू क्या क्या है वो निम्न प्रकार से है। तो छात्रों, आपको विदित होना चाहिए कि गांधी जी सर्वप्रथम जब 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद की नीति को समाप्त करके, तो सबसे पहले चंपारण में खेड़ा में किसान आंदोलन में भाग लिया और उनके हक का उनके जो अधिकार थे वो अधिकार उनको दिलाया। निश्चित तौर पर उसके बाद में मालिक और मजदूरों के संबंध में भी सत्याग्रह किया और मजदूरों को उनका मिल मालिकों के खिलाफ उनको अपना अधिकार दिलाया। तो हम ये कह सकते हैं गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम सकारात्मक और नकारात्मक थे, तो हम उससे पहले हम ये बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के जो सकारात्मक पहलू या जो नकारात्मक पहलू क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक पहलू, असहयोग आंदोलन के नकारात्मक पहलू। सबसे पहला कारण है सरकारी नौकरियों में अवैतनिक सरकारी पदों और सरकारी उपाधियों का त्याग करना। जो भी सरकारी नौकरियां हैं और जो अवैतनिक है उनको सबको त्याग करना है। सरकारी जितने भी विभाग है उनका त्याग करना है, ये नकारात्मक पहलू है। उसके बाद में म्युनिसिपल व स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्य अपने पद से त्याग पत्र देंगे। जो नगर पालिका है और जो स्थानीय स्वशासन है उनमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो सबसे पहले अपना त्याग पत्र देंगे। तो हम ये कह सकते हैं असहयोग आंदोलन के नकारात्मक पहलू है। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं सरकारी अफसरों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले दफ्तरों में उत्सवों में भाग लेने से इनकार करना। सरकारी दफ्तरों में जो अफसरों को जो मान सम्मान दिया जाता था उसको उस पर पाबंदी करना, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं सरकारी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को धीरे धीरे निकाल देना। सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल है उनसे अपने बच्चों को धीरे धीरे वहां से निकाल लेना और कॉलेजों का बहिष्कार करना। वकीलों तथा सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, वकील और सरकारी अदालतों उनका बहिष्कार करना। निश्चित तौर पर सैनिक, क्लर्क और मजदूरी करने वाले व्यक्ति, मौसम कोटिया में काम करने वाले को मना कर देना। सरकारी व्यक्ति हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे अर्धसैनिक हो, बाबू हो, कलुक हो, वो अपनी पदवी का त्याग पत्र दे दे और अपने कामकाज से निवृत्त होकर उनको समाप्त कर दे और उनका बहिष्कार कर दे। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि पुनर्गठित परिषदों के लिए खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले ले तथा मतदान का बहिष्कार कर दे। जो सदस्यगण थे उसमें मतदान में जो सदस्य भाग ले रहे वो सदस्य अब उनकी सदस्यता रद्द कर दे और अपना नाम वापस ले ले और अब मतदान ना करे। कहने का अभिप्राय यही है कि विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना। विदेशी जो वस्तुएं हैं, जो साधन है, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना।
आंदोलन के सकारात्मक पहलू निम्न प्रकार से उसके कार्यक्रम देखे। राजकीय एवं अर्ध राजकीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों की स्थापना करना। जो सरकारी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय व्यक्तियों के द्वारा जो स्कूल है वो कॉलेज खोली गई, उसमें जो छात्रों का दाखिला करना, प्रवेश लेना, ये उसके सकारात्मक पहलू है। इसी के कड़ी में सरकारी अदालतों के स्थान पर पंचायती राज अदालतों की स्थापना की जाए। जो सरकारी अदालतें थी उनकी जगह स्थानीय स्वशासन या पंचायतों की स्थापना की जाए। ये ऐसे आंदोलन के कार्यक्रम थे। निश्चित तौर पर अगला जो कार्यक्रम है परिषदों के स्थान पर कांग्रेस समितियों का, परिषदों की जगह कांग्रेस, परिषदों की स्थापना पर बल देना, परिषद की जगह कांग्रेस समितियां बनाई जाए जिससे कि भारतीय जनता की भागीदारी हो सके। स्वदेशी कपड़े का निर्माण तथा उसे अपनाना, स्वदेशी कपड़े का निर्माण करें और सब भारत से बनी हुई वस्तुओं को ही अपनाए और जो विदेशी कपड़ा है विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर दे। तो निश्चित तौर पर ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देना जो खिलाफत आंदोलन था उसका ज्वलंत उदाहरण यही था कि हिंदू और मुस्लिमों में जो टर्की के जो सुल्तान थे, जो खलीफा थे, उसमें टर्की के सुल्तान भी खलीफा को मान सम्मान देते थे और भारतीय मुसलमान भी खलीफा को मानते थे। तो निश्चित तौर पर उनका आपसी सामंजस्य बना रहे। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत उन्होंने असहयोग आंदोलन के सकारात्मक पहलू बताए। तो निश्चित तौर पर असहयोग आंदोलन काफी व्यापक होगा, लेकिन असहयोग आंदोलन की प्रगति एवं सरकार द्वारा दमन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन अपनी काफी वर्चस्व, काफी लोकप्रियता पा लिया था और अपनी सोच से भी काफी आगे निकल चुका था। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा उसका दमन किया गया। जब 1919 में चुनाव हुए तो उसमें मुस्लिम एकता पर जो बल दिया गया था उसके माध्यम से हिंदू और मुसलमानों में इस प्रकार के सामंजस्य न बिठाकर उनके खिलाफ आक्रोश की भावना जगाई। लेकिन चोरा स्थान पर असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, चोरा स्थान पर, और उसमें 21 सिपाही मर गए थे और कम से कम 22 सिपाही अग्नि में जलकर नष्ट हो गए थे। तो निश्चित तौर पर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 में बारडोली में कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि 5 फरवरी 1922 को चोरा का स्थान पर एक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया 5 फरवरी 1922 को। ये इतिहास में सबसे दुखद घटना है, क्योंकि अगर वो पुलिस थाने और सिपाही को न चलाते तो निश्चित तौर पर गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते और शांतिपूर्ण तरीके से ये आगे क्रियान्वित होता रहता। तो हम ये कह सकते हैं गांधी जी सहयोगी थे, लेकिन असहयोगी आर्थिक कारणों से रोलर टैक्स के माध्यम से सरकार की जो नीतियां थी नकारात्मक, जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों को अवसर परेशान किया जा रहा था, इसकी वजह से भारतीयों ने असहयोग आंदोलन क्रियान्वित किया और अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। लेकिन कुछ अनिवार्य घटना की वजह से गांधी जी ने उसको स्थगित कर दिया गया। अब आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे, वो देखिए प्यारे बच्चों। असहयोग आंदोलन के कांड के बाद में हम अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में जो कमियां थी वो देखें। असहयोग आंदोलन में कमियां ये थी कि जो गांधी जी का भ्रम था कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम अपनी जगह एक नहीं हो पाए, उनमें आपसी एकता नहीं बन पाई, उनमें सामंजस्य नहीं बन पाया। और निश्चित तौर पर वो भारतीय इतिहास में एक दुखद घटना है। स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा, सबसे पहले हम मुस्लिम हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे विचार इस बात के साक्षी होते हैं कि उनमें आपसी एकता नहीं थी, मात्र एक स्वार्थ था। और अगर स्वार्थ ना होता तो हम 1920-22 में आजाद हो जाते। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अपने शब्दों में यह कहा कि जब असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं होता तो निश्चित तौर पर
देश आजाद हो जाता, और अगर स्थगित हो गया है तो ये अपना दुर्भाग्य है कि ये स्थगित हो गया, नहीं तो भारतीयों के लिए एक स्वर्णिम अवसर था कि भारत 100 साल पहले ही आजाद हो जाता। और निश्चित तौर पर ये एक मानवीय भूल है, और कुछ लोग इसलिए भी इसमें इस प्रकार के भी बताते हैं कि इसका जो टाइम टेबल था 1 साल में क्रियान्वित हुआ, लेकिन इसमें जो कम्युनिटी अन्य जाति की एकता थी वो देखने को नहीं मिली। लेकिन प्रारंभ में तो जो कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे इसमें बिखराव होते गए। उसी के बाद में हम ये कह सकते हैं ऐसे आंदोलन की समग्रता महत्व तथा मूल्यांकन कमियां होने के बावजूद भी ऐसे आंदोलन में बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत सा भारतीयों के लिए योगदान था, सबसे पहला योगदान था कि जन समुदाय में एकता की भावना का संचार। जन समुदाय में देखे, जन समुदाय में एकता की भावना का संचार। इस आंदोलन में जितनी भी जनता थी, चाहे वो मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे छात्र हो, चाहे वकील हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, उन सब में आपसी एकता के भाव थे, और निश्चित तौर पर वो सभी भाव को आजाद कराने में लगे हुए थे। तो जन समुदाय की एकता की भावना का संचार हुआ लोगों के मन में, और देश के प्रति स्वतंत्रता की भावना जगी, और धीरे धीरे ये भावना आगे जाकर राष्ट्रवाद का रूप धारण की, और 1947 में भारत को आजादी मिल गई। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा, राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा, राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा। जब ऐसे लोग आंदोलन में सभी कौमों के, सभी जातियों के लोग शामिल हो गए, और निश्चित तौर पर भारतीयों का जो राजनीतिक वर्चस्व था वो बढ़ चुका था। तो हमें राजनीतिक संघर्ष से प्रेरणा मिलती है कि हम जैसे जैसे संघर्ष करते जाएंगे, भारतीय लोगों को कुछ सुविधाएं मिल जाएगी, और सुविधा मिलकर भारत देश से आजाद हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। खिलाफत जो आंदोलन है उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम एक हो गए। कई जगह इसमें कमियां रह गई थी, जिस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, उनके ये शब्द थे कि मैं सबसे पहले मुस्लिम हूँ, उसके बाद में हिंदुस्तानी हूँ। अगर ये सब ये होते हैं, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय, उसके बाद में मुसलमान हूँ, तो निश्चित तौर पर भारत देश आजाद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे वो आंदोलन भारतीय को जन समुदाय की एकता की भावना का संचार हुआ, राजनीतिक संघर्ष से प्रेरणा मिली गई। संघर्ष के माध्यम से अपन को राजनीति प्राप्त हो सकती है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो आंदोलन से निश्चित भूभाग के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावना का विकास हुआ, और जब भावना का विकास हुआ तो निश्चित तौर पर देश के प्रति अनन्य प्रेम के भाव जगे। जब अनन्य प्रेम के भाव जगे तो निश्चित तौर पर सभी भारतीय एक हो गए। तो ये ऐसे आंदोलन का प्रभाव पड़ा भारतीय लोगों पर। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उद्योगों को प्रोत्साहन, जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनको प्रोत्साहन मिल चुका था
जो अंग्रेज लोग थे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते हैं और कच्चे माल जो सस्ते दामों पर लेके जाते हैं और विदेशों से पका हुआ माल यहाँ पर भारत में आता और वो भी उच्च दामों पे, जिससे भारत की जो लघु उद्योगों की रीढ़ टूट चुकी थी। तो उन्होंने ये सोचा कि भारत को आजाद कराना है, भारत में कुछ नया करना है, तो निश्चित तौर पर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हस्तकरघा उद्योग और जो भारतीय लोगों को मजदूरी मिले और भारत की आमदनी भारत में ही रहे। इसी प्रकार दादाभाई नौरोजी ने जो विदेशों में धन निष्कासित की जो नीति अपनाई थी, भारतीय अंग्रेज लोग धन यहाँ से लेकर भारत से धन विदेशों में लेके जाते, उसको धन निकासी की जो धन निकासी का सिद्धांत दिया, उसकी कठोर आलोचना की। तो धीरे धीरे लोगों के मन में देश के प्रति राष्ट्र की भावना जगी और जैसे राष्ट्र की भावना जगी तो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता गया, बढ़ावा मिलता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग आंदोलन भारतीयों के लिए काफी हद तक देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने में काफी सहायक हुआ। इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि स्वराज्य दल की स्थापना हुई, वो हम आगे के सिद्धांतों में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, अगला नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। जय हिंद, जय भारत।